दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त तेलुगु थ्रिलर मूवी लेकर आया हूँ। अब ये मूवी शुरू से लास्ट तक आपको अपनी स्टोरी से बांधे रखती है और हर अगले सीन में आपको यही लगेगा कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। तो इसी सस्पेंस के साथ चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपको सिर्फ 1 सेकेंड लगेगा, लेकिन हमारे लिए ये मोटिवेशन है। तो मूवी की शुरुआत सूर्या नाम के लड़के से होती है, जो एक बैंक में क्लर्क की नौकरी कर रहा होता है। हम देखते हैं कि वो आए दिन अपने मैनेजर से लोन की गुजारिश करता है, क्योंकि वो अपनी माँ के लिए घर बनवाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ स्वाति नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जो किसी दूसरे बैंक में क्लर्क होती है और सूर्या की गर्लफ्रेंड भी। अब स्वाति कोशिश करती है कि वो सूर्या की ही बैंक में जॉब ले ले, ताकि दोनों हमेशा साथ रह सकें। इसके बाद आता है सूर्या का बेस्ट फ्रेंड बॉब। ये दोनों हर काम साथ करते हैं, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इसके बाद हम सूर्या की मैनेजर शीला को देखते हैं, जो बहुत ही रूड होती है और इसीलिए सारे एम्प्लॉइज उससे डरते हैं। वो सभी को अपनी मुट्ठी में रखने की कोशिश करती रहती है और हमेशा प्लान बनाती रहती है कि सूर्या को बैंक से कैसे निकालें। वहीं बैंक में एक पंकज नाम का प्यून भी होता है, जो शीला का पक्का चेला होता है और उसे बैंक की हर बात बताता रहता है। खैर, अगले दिन हमें मदन गुप्ता नाम के एक शख्स को दिखाया जाता है, जो एक आदि नाम के बंदे से मिलने आता है। लेकिन आदि अपने वेन्यू पर नहीं होता, इसलिए उसका आदमी टागर वहाँ मौजूद होता है। अब मदन फोन पर आदि से डील की बात करता है और कहता है कि मेरा पेपर दूसरी कंट्री में फंसा है। हाल ही सरकार ने एक एयरलाइंस ऑक्शन में रखी है और मैं उसे खरीदना चाहता हूँ। यानी यहाँ मदन डायरेक्टली वो एयरलाइंस नहीं खरीद सकता, क्योंकि सरकारी नियम उसके आड़े आ रहे होते हैं। तो आगे आदि उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें 800 करोड़ में वो एयरलाइंस दिलवा दूंगा और मुझे इस काम का कोई कमीशन भी नहीं चाहिए। तो मदन उससे हैरानी से पूछता है कि इस दुनिया में पैसों से कीमती कुछ नहीं और तुम्हें कमीशन नहीं चाहिए, ऐसा क्यों? तो आदि जवाब देता है कि इस काम के बदले मुझे पैसा नहीं चाहिए, बस एक बार तुम्हारे बॉस से मिलना है। तो मदन कहता है कि ठीक है, तुम ये डील पूरी करो, मैं तुम्हें अपने बॉस से मिलवा दूंगा। अब यहाँ हमें पता चलता है कि मदन और आदि के बीच एक ब्रोकर होता है, जो मदन को आदि से डील करवाने लाया था। अब वो डील फिक्स हो चुकी थी, इसलिए वो ब्रोकर आदि से 5 करोड़ कमीशन मांगता है, और वो भी व्हाइट मनी में। तो आदि का आदमी टागर मदन से कहता है कि आप पहले 500 करोड़ ट्रांसफर कर दो, हम जब उसे व्हाइट में कन्वर्ट कर देंगे तभी इस ब्रोकर को भी 5 करोड़ व्हाइट करके दे देंगे। तो इस तरह अब मदन टागर को 500 करोड़ ट्रांसफर कर देता है। इधर स्वाति एक परेशानी में होती है, इसलिए वो फौरन सूर्या को फोन करती है। वो कहती है कि आज रंगिया नाम का एक कस्टमर मेरी बैंक में 4 लाख रुपए डिपॉजिट करने आया था, लेकिन मैंने गलती से अकाउंट नंबर में एक डिजिट गलत टाइप कर दिया और वो 4 लाख रुपए किसी बिन्नी नाम के दूसरे कस्टमर के अकाउंट में चले गए। आगे वो कहती है कि अब रंगिया अपने कुछ जान पहचान वालों को लेकर बैंक आ गया है और मुझसे झगड़ा कर रहा है, और मैं जानती हूँ कि इसमें मेरी गलती है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। सूर्या कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मैं अभी वहाँ आता हूँ। अब सूर्या के आने तक हम देखते हैं कि रंगिया स्वाति के सामने रो रहा होता है कि मैडम मेरी मदद कीजिए, वो पैसे मैंने अपनी बेटी के इलाज के लिए जमा किए थे, उसका कल ऑपरेशन है। अब इसी बीच सूर्या वहाँ पहुँचता है और रंगिया से कहता है कि आप मुझे 3 घंटे दो, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। इसके बाद वो स्वाति से पूछता है कि तुमने उस बिन्नी को फोन किया? तो स्वाति कहती है कि हाँ, लेकिन उसने रूडली बात की और बोला कि ये तुम्हारी गलती है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। और इतना ही नहीं, उसने सारे पैसे तुरंत निकाल भी लिए। अब सूर्या को बैंक्स के कुछ लूप होल्स पता होते हैं। वो अपना दिमाग लगाना शुरू करता है तो उसे याद आता है कि स्वाति के 2 अकाउंट्स हैं, एक सूर्या की बैंक का, दूसरा अपनी बैंक का। तो सूर्या उससे कहता है कि ध्यान से सुनो, तुम पहले 4 लाख का एक चेक बनाओ और अपनी बैंक से मेरी बैंक में ट्रांसफर करो। तो स्वाति कहती है कि मेरे पास तो सिर्फ 12,000 रुपए हैं। तो सूर्या जवाब देता है कि वो सब छोड़ो, मैं 1 घंटे तक जैसा कहता हूँ सिर्फ वैसा ही करो, चेक के पैसे ट्रांसफर होने में टाइम लगता है और मुझे बस यही चाहिए। तो उसके कहने पर स्वाति अपना चेक तैयार करती है और वहीं सूर्या अपनी बैंक की एक एम्प्लॉय को फोन करके कहता है कि तुम्हारी टेबल पर बैंक के प्रीमियम कस्टमर का एक चेक है, वो मुझे फोन कर रहा है, इसलिए तुम उसे क्लियर कर दो और एंट्री करके बंडल के नीचे रख दो। इसके बाद वो स्वाति से कहता है कि तुम अपने ब्रांच मैनेजर से 4 लाख रुपए का लोन मांगो। तो स्वाति कहती है कि कोई फायदा नहीं, वो नहीं मानेगा।
तो सूर्या कहता है कि अरे तुम जाओ और उनसे कहो कि तुमने मेरी बैंक में चेक लगाया है जो क्लियर होने ही वाला है, जबकि पैसे तुम्हें अर्जेंट चाहिए। तो स्वाति यही करती है और मैनेजर के मना करने पर कहती है कि सर पैसे क्लियर होने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मुझे बहुत जरूरत है। तो इस तरह मैनेजर देखता है कि हाँ, उसके अकाउंट में 4 लाख रुपए का डिपॉजिट चेक लगा हुआ है और इसीलिए वो उस लोन को क्लियर कर देता है, जिसके बाद स्वाति के पास 4 लाख रुपए आ जाते हैं और वो फौरन उस पैसे को रंगिया को दे देती है। अब ये काम तो पूरा हो जाता है, लेकिन अब बारी आती है बिन्नी की, क्योंकि स्वाति का जो चेक सूर्या ने अपनी बैंक से लगवाया था उसको अगले 3 घंटे में क्लियर होना था। इसलिए सूर्या सोचता है कि अब उसे किसी भी तरह उस बिन्नी के अकाउंट से 4 लाख रुपए निकालकर स्वाति के अकाउंट में 3 घंटों के अंदर अंदर ट्रांसफर करने पड़ेंगे। इसीलिए अब वो अपने दोस्त बॉब से मिलता है और उससे बिन्नी की सारी अकाउंट डिटेल्स ले लेता है। लेकिन यहाँ पर बिन्नी के ट्रांजैक्शंस देखकर सूर्या के तो होश ही उड़ जाते हैं। वो देखता है कि बिन्नी के अकाउंट में करोड़ों रुपए आते हैं और तुरंत निकल भी जाते हैं। अब ये देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सीधा बिन्नी को फोन करता है। वो कहता है कि सर, हमारी बैंक कुछ चुने हुए कस्टमर्स के लिए ऑफर लाई है, जिसमें बड़े बड़े ट्रांजैक्शन करने वाले प्रीमियम कस्टमर्स को बैंक एक ट्रिप पर भेज रही है। बिन्नी कहता है कि भाई मुझे ट्रिप नहीं चाहिए, बैंक से कहो कि इसके बदले मुझे पैसे ही दे दे। तो ये सुनकर सूर्या कहता है कि सर, उसके लिए आप मेरा एक फेवर कर दीजिए, आप मुझे अपना रिलेशनशिप मैनेजर बना लीजिए ताकि मैं ऑफिशियली आपकी ट्रिप कैंसिल करके वो पैसे आपको दिलवा सकूं, वरना ये एम्प्लॉइज आपको कुछ बताएंगे नहीं और अगर आप ट्रिप पर नहीं गए तो पैसा भी आपको दिलवाएंगे नहीं। तो ये सुनकर बिन्नी पूछता है कि अगर मैं ट्रिप कैंसिल करूं तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे। तो सूर्या कहता है कि यही कोई 10-12 लाख। ये सुनकर बिन्नी उसे अपना रिलेशनशिप मैनेजर बना देता है और कहता है कि ट्रिप का पैसा मेरे दूसरे अकाउंट में डाल देना जो मैं तुमको दे रहा हूँ, क्योंकि मेरी बीबी के पास इस अकाउंट का एक्सेस है। उसे पता चला कि मेरे पास पैसे आए हैं तो वो सब पैसे शॉपिंग में उड़ा देगी। इस तरह सूर्या उसको एक लिंक भेजता है ताकि बिन्नी अपनी डिटेल्स वेरीफाई कर सके और ऐसा करते ही सूर्या के पास बिन्नी के सिग्नेचर्स और बाकी डिटेल्स आ जाती हैं। अब सूर्या प्लान करता है कि इन्हीं सिग्नेचर्स की मदद से वो बिन्नी के अकाउंट से वो 4 लाख रुपए निकाल लेगा जो उसने स्वाति की बैंक को वापस नहीं किए। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके बैंक अकाउंट में सिर्फ 2 लाख रुपए के आसपास हैं। पर तभी उसे याद आता है कि बिन्नी ने उसे अपना दूसरी बैंक का अकाउंट नंबर भी दिया था वो ट्रिप वाले पैसे ट्रांसफर करने के लिए। इसलिए अब वो सोचता है कि 2 लाख अपनी बैंक से निकालेगा और 2 लाख दूसरी बैंक से। इसके बाद वो बिन्नी के सिग्नेचर की नकल करता है और बॉब से कहता है कि जब मैं कहूँ तो इस बिन्नी के अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाल लेना, तब तक मैं दूसरी बैंक से बाकी के 2 लाख रुपए निकाल लूंगा। तो ये सुनकर बॉब कहता है कि हमारी बैंक से तो मैं 2 लाख रुपए निकाल लूंगा, लेकिन तुम दूसरी बैंक के अकाउंट से वो पैसे कैसे निकालोगे। तो सूर्या कहता है कि वो सब मैं देख लूंगा, तुम बस मेरी कॉल का इंतजार करना, हम उस बिन्नी को एक साथ झटका देंगे। और इतना कहकर वो एक विड्रॉ स्लिप पर बिन्नी के नकली साइन करके दूसरी बैंक निकल जाता है। अब यहाँ दूसरी बैंक में बैठी लड़की उससे कहती है कि सर, हम कस्टमर के अलावा किसी को पैसे नहीं देते। तो सूर्या उसे समझाता है कि मैडम, मैं भी एक बैंक एम्प्लॉय हूँ और बिन्नी सर का रिलेशनशिप मैनेजर भी हूँ, उनकी सारी डिटेल्स मेरे पास हैं और अभी वो बिजी हैं, इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है। पर फिर भी वो एम्प्लॉय पैसे देने में आनाकानी करने लगती है। ये देखकर अब सूर्या वहाँ हंगामा करने लगता है कि आप अपने मैनेजर से बात करो या मेरी बात उनसे कराओ। इसके बाद वो लड़की मैनेजर के पास जाती है जो ये कंफर्म कर लेता है कि ऑफिशियली सूर्या बिन्नी का रिलेशनशिप मैनेजर ही है। जिसके बाद वो लड़की सूर्या को 2 लाख रुपए विड्रॉ करके दे देती है। ठीक इसी मोमेंट पर सूर्या बॉब को भी कॉल करता है और उधर बॉब भी बाकी के 2 लाख रुपए निकाल लेता है। अब उधर बिन्नी को 4 लाख रुपए निकलने का मैसेज आता है, जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो समझ जाता है कि अभी जिस लड़के का कॉल आया था ये सब उसी का किया हुआ है। इसलिए वो वापस सूर्या को बार बार फोन करता है, पर सूर्या उसका फोन काटता रहता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि मदन के आदमी आदि के आदमी टागर को कुछ पैसे देता है उसी डील के चलते, और तभी हमें पता चलता है कि ये बिन्नी भी आदि का आदमी है जो ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में प्रोसेस करने में टागर की मदद करता है। असल में ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए बेकार चीजों को बोली पर लगाया जाता है, जहां आदि के कुछ लोग उसे करोड़ों में खरीदते हैं और वो पैसे बिन्नी के अकाउंट में आ जाते हैं, जिसके बाद वो उस पैसों को टागर को दे देता है। अब अगले दिन जब सूर्या बैंक पहुंचता है तो मिलिट्री नाम का एक शख्स
जो बैंक का कंप्लेंट ऑफिसर है वो उसे अपने पास बुलाता है। वो उससे पूछता है कि बिन्नी के अकाउंट से कल 4 लाख रुपए निकले हैं 2 अलग अलग बैंक से, तुम इस बारे में क्या जानते हो? तो सूर्या कहता है कि सर मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तो मिलिट्री कहता है कि ऐसे कैसे नहीं पता, क्योंकि कल बिन्नी के अकाउंट में कुल 5 करोड़ रुपए आए थे और वो 5 करोड़ तुम्हारे ही किसी अकाउंट में ट्रांसफर हुए हैं। तो सूर्या ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि सर मेरे पास तीसरा कोई अकाउंट नहीं है, मेरे पास 2 ही अकाउंट्स हैं। अब शीला वही होती है जो सूर्या से कहती है कि झूठ मत बोलो, मैंने उस अकाउंट की डिटेल्स चेक की हैं, वो अकाउंट तुम्हारा ही है, बताओ तुमने उन 5 करोड़ रुपयों का क्या किया? तो सूर्या कहता है कि मैडम कुछ तो गड़बड़ है, मैं आपको प्रूफ लाकर दूंगा कि वो अकाउंट मेरा नहीं है और आप चाहो तो खुद बिन्नी से पूछ लो। अब इसी बीच बॉब वहाँ आता है और सबूत दिखाता है तो मिलिट्री समझ जाता है कि किसी ने सूर्या के सिग्नेचर की नकल करके तीसरा अकाउंट बनाया, उसमें बिन्नी के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए और फिर अकाउंट फ्रीज कर दिया। ये देखकर अब मिलिट्री उससे कहता है कि तुम एक काम करो, बिन्नी को यहाँ ले आओ, मुझे डायरेक्ट उससे बात करनी है। अगर कोई छोटा अमाउंट होता तो ठीक था, लेकिन ये 5 करोड़ का मामला है, मुझे ये केस जल्दी से जल्दी बंद करना होगा वरना तुम्हारी नौकरी पर बात आ सकती है। तो ये सुनकर अब सूर्या और बॉब बिन्नी के पास जाने लगते हैं और रास्ते में उसे फोन करते रहते हैं, लेकिन अब बिन्नी उनका कॉल नहीं उठाता। लेकिन तभी बाइक पर उनके सामने 2 बंदे आते हैं जो सूर्या को धमकाते हैं और कहते हैं कि फोन उठाना पड़ता है, लेकिन तुमने नहीं उठाया इसीलिए अब सजा भुगतो। इतना कहकर वो उसे किसी दूसरी जगह पर ले जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि असल में आदि ने सूर्या को अपने पास बुलाया था, वही जो मदन से एयरलाइंस की डील कर रहा था। अब यहाँ हमें आदि का छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि आदि असल में कोलकाता का रहने वाला है, जिसने एक वक्त के बाद बड़े बड़े गुंडों को मारकर उनकी जगह ले ली है और आज वो एक पावरफुल आदमी बन चुका है। अब प्रेजेंट में आदि का भी यही मानना था कि सूर्या ने बिन्नी के अकाउंट से वो 5 करोड़ रुपए चुराए हैं और अपने किसी तीसरे अकाउंट में डाल दिए हैं और फिर उनको निकालकर अकाउंट फ्रीज भी कर दिया है। इसीलिए अब आदि सूर्या से कहता है कि तुमने जो 5 करोड़ रुपए चुराए हैं वो बिन्नी के नहीं मेरे थे। तो सूर्या जवाब देता है कि सर वो अकाउंट मेरा नहीं है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन मेरे नाम पर एक फेक अकाउंट बनाकर ये सब किया गया है सर। तो यहाँ आदि उसे एक बड़ा झटका देता है और कहता है कि तुम्हारे अकाउंट से वो 5 करोड़ रुपए दूसरे 1000 अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफर हो गए। अब मैं चाहता तो उन अकाउंट्स को ट्रैक करके वो पैसे वापस ले लेता, लेकिन गलती तुम्हारी है, इसलिए सुधारनी भी तुम्हें ही होगी। वो कहता है कि देखो सूर्या, ये बात पैसों की नहीं है, मेरे लिए 5 करोड़ रुपए बड़ी बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी वजह से मैंने कुछ कीमती खोया है। और उसके ऐसा कहते ही हमें यहाँ फ्लैशबैक में वो जगह दिखाई जाती है जहाँ आदि और मदन की वो डील चल रही थी। वो दोनों एक जगह मिलते हैं जहाँ आदि डील का प्लान उसे बता रहा होता है, लेकिन तभी आदि के पास एक फोन आता है जहाँ उसे पता चलता है कि बिन्नी के अकाउंट से वो 5 करोड़ रुपए गायब हो गए जो ब्रोकर को देने थे। ये बात मदन भी सुन लेता है और हंसकर आदि से कहता है कि तुम 5 करोड़ नहीं संभाल पाए, 800 करोड़ की डील क्या ही करोगे। ये सुनकर आदि उसे 5 करोड़ का चेक दे देता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अपने ब्रोकर को ये दे देना, वो कैश करवा लेगा। लेकिन मदन उसे फाड़ देता है और कहता है कि अगर तुम इतने बड़े आदमी हो तो एयरलाइंस के साथ साथ उन 5 करोड़ रुपयों को भी वापस लाकर दिखाओ और पता करो कि उन पैसों को किसने चुराया, उसके बाद ही मैं तुम्हें अपने बॉस से मिलवाऊंगा। इसके बाद प्रेजेंट में आदि सूर्या से कहता है कि देखो, तुम्हारी वजह से मेरी इमेज डाउन हो गई जो अब तुम ही लौटा सकते हो, इसलिए मैं तुम्हें 4 दिन का टाइम देता हूँ। अगर 4 दिनों में पैसे नहीं लाए तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगा। अब हम यहाँ देखते हैं कि उसी पार्क में सूर्या की माँ भी बैठी होती है, जिसे आदि किसी बहाने से सूर्या के नाम पर वहाँ ले आया था और उसके पीछे आदि के 2 आदमी भी खड़े होते हैं। ये देखकर सूर्या डर जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, मुझे इन्हीं 4 दिनों का वक्त चाहिए। तो आदि कहता है कि ठीक है, लेकिन अगर पैसे नहीं लाए तो मैं तुम्हारे अकाउंट में इतने सारे पैसे डाल दूंगा कि तुम्हें आरबीआई और इनकम टैक्स को जवाब देने में जिंदगी निकल जाएगी, यानी 5वें दिन तुम मोस्ट वांटेड बन जाओगे। ऐसा कहकर आदि एक चुटकी बजाता है और अचानक पार्क के सारे लोग फ्रीज हो जाते हैं, यानी ये सब उसका ही सेटअप था। और इसे देखकर सूर्या समझ जाता है कि आदि कितना पावरफुल शख्स है।
खैर, इसके बाद सूर्या सोचता है कि यह सब बिन्नी ने ही बदला लेने के लिए किया होगा, इसलिए वो बैंक से उसका एड्रेस निकालकर उस चैरिटेबल ट्रस्ट में जाता है जहाँ बिन्नी रहता था। लेकिन जब वो अंदर जाता है तो उसे एक झटका लगता है, क्योंकि वो देखता है कि बिन्नी तो मर चुका है। लेकिन अगर अब बिन्नी मर गया तो 5 करोड़ रुपए सूर्या कहाँ से लाएगा। अब अगले दिन वो बैंक में कंप्लेंट ऑफिसर से कहता है कि सर, बिन्नी तो मर गया। तो शीला बोलती है कि वो मर गया तो क्या हुआ, उसकी बीवी को ले आओ। तो सूर्या कहता है कि वो तो बिन्नी की लाश को लेकर उसके गांव अंतिम संस्कार करने चली गई, पता नहीं कब आएगी। ये सुनकर ऑफिसर कहता है कि हमें ये केस जल्दी से जल्दी बंद करना होगा, इसलिए ऐसा करो कि उसका कम से कम डेथ सर्टिफिकेट ही ले आओ। तुम्हारे पास 2 दिन का टाइम है, वरना हायर ऑफिसर्स को बताना पड़ेगा। अब यहाँ हमें पता चलता है कि बिन्नी को टागर के आदमियों ने मारा था। असल में वो उसको मारना नहीं चाहते थे, लेकिन नशे में किसी बात को लेकर दोनों के बीच हाथापाई हुई और वो मर गया। अब सूर्या ये सब बॉब को बताता है और वो दोनों सोचते हैं कि 4 दिन में 5 करोड़ रुपए कहाँ से लाएंगे। पर इसी बीच बॉब को एक आइडिया आता है। वो कहता है कि मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो हमें बचा सकता है। मैं उसकी वजह से फेक सर्टिफिकेट्स बनाकर ही बैंक में आया हूँ। तो इस तरह वो सूर्या को बाबा नाम के शख्स के पास लेकर जाता है, जहाँ सूर्या की बात सुनकर बाबा कहता है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, लेकिन मुझे इसके लिए कमीशन चाहिए। सूर्या इसके लिए हाँ बोल देता है। तो बाबा बताता है कि 3 दिन बाद शेयर मार्केट में एक बड़ा इवेंट है जिसमें पैसा 100 गुना हो सकता है, इसलिए जितना अरेंज करना है करो, फिर हम उस पैसे से गेम खेलेंगे और पैसा बनाकर मार्केट से निकल जाएंगे। सूर्या सोचता है कि आखिर ऐसे आदमी के पास शेयर मार्केट की पक्की खबर कैसे हो सकती है, लेकिन बॉब उससे कहता है कि तुम बाबा पर शक मत करो, वो बात वाला बंदा है। आज के वक्त में बैंक में नौकरी लगना मजाक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बाबा की बदौलत आज नकली डॉक्यूमेंट्स से नौकरी कर रहा हूँ ना। तो अगले दिन सूर्या बैंक पहुँचता है, जहाँ वो देखता है कि स्वाति की जॉब भी अब उसी के बैंक में लग चुकी है। तो इस तरह अब उसका सूर्या की बैंक में पहला दिन होता है, लेकिन सूर्या ने अभी तक उसे कुछ भी नहीं बताया होता कि उसके साथ क्या चल रहा है। पर तभी उसे एक आइडिया आता है और वो स्वाति से बात करके उसका सिस्टम किसी काम के लिए ले लेता है। इसके बाद वो स्वाति की आईडी से सारे NRI अकाउंट्स को चेक करता है। यहाँ वो देखता है कि कुछ अकाउंट्स डीएक्टिवेटेड हैं, जिसमें सालों से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है और थोड़े थोड़े पैसे भी पड़े हैं। अब सूर्या एक 2 साल पुराना डीएक्टिवेटेड अकाउंट एक्टिव करता है और उसका फोन नंबर, ईमेल सब कुछ बदल देता है। फिर वो और बॉब उस अकाउंट को ऑफिशियली एक्टिवेट कर लेते हैं। इसके बाद वो ऐसे अकाउंट्स को देखते हैं जिनके नॉमिनी तो हैं, लेकिन अकाउंट होल्डर मर चुके हैं, क्योंकि अगर कोई नॉमिनी उन पैसों को क्लेम नहीं करता तो वो पैसे बैंक के ही हो जाते हैं। तो इस तरह सूर्या और बॉब को ऐसे अकाउंट्स में 40 लाख रुपए मिलते हैं। अब वो पहले इन रुपयों को उस एक्टिव किए हुए NRI अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, जिसका एक्सेस सूर्या के पास होता है, और फिर अपनी जेब से 1 लाख रुपए डालकर वो पूरे 41 लाख रुपए तैयार करते हैं और अगले दिन इन 41 लाख रुपयों को लेकर बाबा के पास आ जाते हैं। अब बाबा कहता है कि 2 दिन बाद शेयर मार्केट में बड़ा इवेंट है, लेकिन एक चीज याद रखना, पैसा आ भी सकता है और जा भी सकता है। तो सूर्या कहता है कि कोई बात नहीं बाबा, आप ही हमारा आखिरी ऑप्शन हो, अब जो होगा देखा जाएगा। उधर मदन गुप्ता, आदि और एक तीसरे बंदे के बीच में एयरलाइंस की डील चल रही होती है। तो यहाँ इन तीनों के हिसाब से डील कुछ ऐसे होने वाली थी। असल में जैसा मैंने पहले बताया था कि मदन के नाम पर एयरलाइंस सीधे नहीं हो सकती थी, इसीलिए ये आदि पहले इस एयरलाइंस को किसी तीसरे आदमी के नाम पर करेगा और वो आदमी फिर बाद में वो एयरलाइंस मदन के नाम पर कर देगा। अब डील पक्की होने के बाद जबरदस्त पार्टी शुरू हो जाती है और इसी बीच मदन फिर आदि का मजाक उड़ाता है कि क्या हुआ उन 5 करोड़ रुपयों का। तो आदि कहता है कि मैंने उस आदमी को 4 दिन का वक्त दिया था, अभी वक्त बाकी है। ये सुनकर मदन हंसने लगता है और कहता है कि क्या आदि, तुम इतना नहीं कर पाए, चलो मैं इस काम को और आसान कर देता हूँ। तुम एक काम करो, 5 करोड़ को भूल जाओ और सिर्फ 25 लाख पर आ जाओ। अगर तुम उस आदमी से 1 घंटे के अंदर अंदर 25 लाख रुपए ले पाए तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। मैं तुम्हें इस डील में से 200 करोड़ रुपए दूंगा और साथ में अपने बॉस से भी मिलवाऊंगा। इधर सूर्या 41 लाख बाबा के अकाउंट में ट्रांसफर करने ही वाला होता है कि तभी आदि उसे फोन करता है और कहता है कि मैंने तुम्हारा काम आसान कर दिया है, अगर तुम मुझे अभी 25 लाख रुपए दे दो तो मैं उन 5 करोड़ रुपयों को भूल जाऊंगा। अब शॉकिंगली आदि के आदमी 24/7 सूर्या पर नजर रख रहे होते हैं और उन्हें पता होता है कि वो इस वक्त बाबा के पास है। अब सूर्या खुश होकर ये बात बाबा को बताता है, लेकिन बाबा वहाँ से चला जाता है।
इसके बाद सूर्या और बॉब वो 25 लाख रुपए आदि को ट्रांसफर करने ही वाले होते हैं कि तभी उस बैंक मैनेजर का चमचा पंकज उन्हें कॉल करके बताता है कि वो कंप्लेंट ऑफिसर स्वाति से पूछताछ कर रहा है। सूर्या समझ जाता है कि क्या हुआ होगा, क्योंकि स्वाति के अकाउंट से ही NRI डेटा का कांड हुआ था। अब ऑफिसर स्वाति को डांटता है कि पहले ही दिन तुमने सेंसिटिव अकाउंट्स को क्यों छुआ। अब वो चेक करने लगता है, लेकिन इस गैप के अंदर अंदर सूर्या और बॉब वो सारे पैसे उल्टा उन्हीं अकाउंट्स में ट्रांसफर कर देते हैं, यानी वो लोग आदि को 25 लाख रुपए नहीं भेज पाते। खैर 1 घंटे बाद जब आदि के अकाउंट्स में 25 लाख रुपए नहीं पहुंचते, तो मदन फिर से उसे ताना मारता है। अब आदि यहाँ चाहता तो मदन को मार सकता था, लेकिन आदि का असली मकसद मदन के बॉस से मिलना है, इसीलिए वो चुप बना रहता है। उधर सूर्या स्वाति के पास जाकर माफी मांगता है, क्योंकि स्वाति जान चुकी थी कि सूर्या ने ही उसकी आईडी यूज की थी। वो उससे पूछती है कि उन अकाउंट्स को तुमने क्यों छुआ, तो सूर्या यहाँ उसे सब कुछ सच सच बता देता है। अब उधर आदि का दिमाग घूम जाता है, जिसके बाद वो वही करता है जो उसने सूर्या से कहा था। थोड़ी देर बाद सूर्या के बैंक के कस्टमर्स के सारे पैसे धीरे धीरे उसके अकाउंट्स में आने लगते हैं और देखते ही देखते पूरे 100 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं। जिसके बाद कंप्लेंट ऑफिसर सूर्या को बुलाकर पूछताछ करता है और पुलिस को भी बुला लेता है। इसी बीच आदि हमें अपने बेटे के साथ दिखता है, जिसके सामने ही मदन ने उसे बेइज्जत किया था। यहाँ हम आदि और उसके बेटे की कहानी तक पहुँचते हैं। असल में आदि क्राइम की दुनिया में नीचे से ऊपर आया था। उसे एक लड़की से प्यार हुआ, जिससे उसने शादी की, पर बाद में उसकी बीवी को कैंसर हो गया, जिसके बाद वो बच्चे को जन्म देकर इस दुनिया को छोड़कर चली गई। अब मरने से पहले उसने आदि से वादा लिया था कि वो ये काम छोड़ देगा, इसीलिए आदि ने अपने सभी दुश्मनों को मारकर क्राइम की दुनिया को छोड़ दिया और बेटे के साथ कोलकाता से हैदराबाद आ गया था। लेकिन उन्हीं दुश्मनों में से एक दुश्मन अभी भी बाकी था, जो था मदन का बॉस। यही वजह थी कि एक बार वो उस तक पहुंचना चाहता था, ताकि उसको मारकर वो इंडिया से अपने बेटे को लेकर बाहर चला जाए। खैर अब बैंक में कस्टमर्स सूर्या को डांटते हैं कि तूने हमारे सारे पैसे हड़प लिए। यहाँ बात इतनी बढ़ जाती है कि अब मुंबई से हायर ऑफिसर्स अगली सुबह आने वाले होते हैं, इसलिए तब तक पुलिस उसे उसके घर जाने से मना नहीं करती। अब घर पहुंचकर वो सबसे पहले अपनी माँ को डायबिटीज का इंजेक्शन देता है। यहाँ आदि उसे फोन करता है कि माँ को इंजेक्शन तो दे दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि कौन सा इंजेक्शन दिया है। ये सुनकर आदि वापस देखता है कि उसकी माँ तड़प रही है। वो आदि से गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मैं आपके पैसे लौटा दूंगा, मेरी माँ को बचा लो। इस बीच वो आदि को थोड़ा सा हिंट भी देता है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। इसके बाद आदि अपने आदमियों को उसके पास भेजता है, जो उसकी माँ को एंटीडोट देकर वहाँ से चला जाता है और सूर्या वहाँ से अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाता है। उधर आदि अब तक वो एयरलाइंस तीसरे बंदे के नाम कर चुका था, लेकिन अब वो कुछ और सोचने लगता है और उस तीसरे बंदे को धमकाकर एयरलाइंस अपने नाम करवा लेता है। असल में वो चाहता था कि डील में तीसरा कोई आदमी ना रहे और जो भी डील हो वो उसके और मदन के बीच हो, ताकि उसके बॉस तक वो पहुंच सके। खैर अब आदि सूर्या के पास जाता है और कहता है कि आपने मुझे 4 दिन दिए थे, लेकिन अभी 2 दिन का टाइम बाकी है। इसके बाद अगले दिन सूर्या बैंक पहुंचता है, जहां मुंबई से हायर ऑफिसर आ चुका होता है। लेकिन आदि ने तब तक कुछ ऐसा किया था जिससे पता चलता है कि बैंक के किसी टेक्निकल एरर की वजह से वो सारे पैसे सूर्या के अकाउंट में गए और ये सूर्या की गलती नहीं है। इसके बाद उसे उन लोगों से तो राहत मिल जाती है, लेकिन अब वो कैबिन में सोचता है कि आदि को देने के लिए पैसे कहां से लाए। लेकिन तभी उसे एक आइडिया आता है। वो स्वाति और बॉब से कहता है कि अब हम बैंक रॉबरी करेंगे, जिसे सुनकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। स्वाति उसे बैंक सेफ्टी बताती है कि मेन दरवाजे के पीछे दूसरा मजबूत लॉक है, उसके बाद एक डिजिटल लॉक है जिसका हर आधे घंटे में पासवर्ड बदलता है और अगर एक डिजिट भी गलत हुआ तो हम लोग अंदर ही लॉक्ड हो जाएंगे और वो पार भी कर लिया तो उसके बाद एक वॉल्ट है जिसमें 5 बॉक्स हैं। अब पहले 2 बॉक्सेस में डेली के पैसे हैं और तीसरे में आरबीआई के करोड़ों रुपए और बाकी के 2 में डायमंड्स और डॉक्यूमेंट्स रखे हैं। इन बॉक्सेस के भी 2-2 लॉक्स हैं जिनकी चाबियां हर 2 हफ्ते में बदल जाती हैं। उसके अलावा अंदर 80 कैमरे हैं जिनसे बचना नामुमकिन है। सूर्या कहता है कि हमें आरबीआई के 2.5 करोड़ रुपए चुराने हैं और किसी दूसरी चीज को हाथ नहीं लगाना। अब वो प्लान बताता है कि हम लोग 2 करोड़ रुपए चुराकर बाबा को देंगे। वो शेयर मार्केट में 5 से 7 करोड़ बना देगा, जिसके बाद हम 5 करोड़ आदि को दे देंगे और 2.5 करोड़ वापस लॉकर में रख देंगे और अगर इस बीच कुछ बच गया तो आपस में बांट लेंगे। अब स्वाति और बॉब इसके लिए मना करते हैं, लेकिन सूर्या कैसे भी करके उनको मनवा लेता है। अब बॉब शीला के कमरे में जाता है और बड़ी मुश्किल से उसका डिजिटल लॉकर चुरा लेता है, जिससे पासवर्ड बनता है। इसके बाद वो सूर्या के पास आता है और पूछता है कि सीसीटीवी
कैमरों का क्या करें। तो सूर्या कहता है कि उसका भी एक प्लान है। इसके बाद वो आदि को फोन करता है और कहता है कि 20 मिनट्स के लिए बैंक के सारे कैमरे ऑफ करवा दो। तो आदि पहले तो मना करता है कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं, लेकिन फिर बाद में वो मान जाता है क्योंकि सूर्या उससे कहता है कि मेरे पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है और शायद आपके पास भी नहीं। इसके बाद पैसे चुराने की बारी आती है तो बॉब अपना लकी बैग सूर्या को दे देता है। इस बीच शीला वॉशरूम जाती है तो स्वाति उसका दरवाजा लॉक कर देती है और उसी मोमेंट पर सूर्या बैंक का फायर अलार्म बजा देता है। उस सायरन को सुनकर सारे लोग बैंक से निकलकर बाहर जमा हो जाते हैं और सूर्या इसी मौके का फायदा उठाकर वॉल्ट की तरफ बढ़ जाता है। अब वो पहला लॉक खोलता है लेकिन वॉल्ट अंदर नहीं होता। तभी स्वाति को कुछ याद आता है और वो उससे कहती है कि फायर अलार्म बजने से उस वॉल्ट का दरवाजा ऑटोमेटिकली बंद हो गया है, इसीलिए हमें फायर अलार्म को बंद करना होगा। इस तरह अब वो खुद सिक्योरिटी रूम में फायर अलार्म को वापस ऑफ कर देती है और इसी गैप में सूर्या अंदर घुस जाता है और आखिर में सूर्या उन पैसों को चुरा लेता है। इसके बाद वो और बॉब पैसे बाबा को जाकर दे देते हैं, जिसके बाद बाबा एक डीमैट अकाउंट में डालकर फेक रसीद बनाता है कि सूर्या के पापा ने 20 साल पहले एक कंपनी के शेयर्स खरीदे थे जो अब करोड़ों के हैं। तो वो सूर्या से कहता है कि अब हम मार्केट खुलते ही इन शेयर्स को बेच देंगे और बड़ा मुनाफा कमा लेंगे। लेकिन जैसे ही मार्केट ओपन होता है वैसे ही क्रैश भी हो जाता है और इसी क्रैश की वजह से मार्केट 2 बजे तक बंद हो जाता है। अब स्वाति बताती है कि मार्केट क्रैश हो गया यानी हमारे पैसे गए, लेकिन शॉकिंगली बाबा पहले से ही शेयर्स बेचकर प्रॉफिट कमा चुका था क्योंकि उसने कहा था कि उसके पास एक और अंदर की खबर है, इसलिए उसने डूबते मार्केट में सेल के ऑर्डर्स लगाकर बड़ा प्रॉफिट कमा लिया था। ये सुनकर सूर्या को अब बहुत सुकून मिलता है और इसी बीच मदन को पता चलता है कि आदि ने उस तीसरे आदमी से वो एयरलाइंस अपने नाम करवा ली है, इसीलिए वो गुस्से में उसके आदमी टागर को किडनैप करता है और हम देखते हैं कि टागर की गाड़ी में आदि का बेटा भी छुपा होता है। अब आदि मदन से लड़ने की तैयारी करता है और उधर सूर्या, स्वाति और बॉब सोचते हैं कि वो अब RBI वाला पैसा उसी लॉकर में जाकर रख देंगे, पर तभी आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट और बैंक में बिन्नी की बीवी आ जाती है। असल में सूर्या ने 5 करोड़ बिन्नी के अकाउंट में डाले थे ताकि आदि उन्हें ले सके, लेकिन यहाँ बिन्नी की बीवी उन पैसों को निकालने आती है। लेकिन तभी वो देखता है कि बिन्नी की बीवी का नाम जेनिफर है और ये वही लड़की है जिससे सूर्या ने दूसरी बैंक में झगड़ा किया था बिन्नी के अकाउंट से पैसा निकालते वक्त। अब यहाँ फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि जेनिफर को सूर्या का फ्रॉड पता चल गया था, इसलिए उसने वो बात अपने पति बिन्नी को नहीं बताई, बल्कि उसने उस वक्त अपनी ननंद यानी बिन्नी की बहन को फोन किया और प्लान बनाया। उस प्लान के मुताबिक इन लोगों ने सूर्या का फेक अकाउंट बनवाया और सारे पैसे उसमें डलवा दिए ताकि इल्जाम सूर्या के ऊपर आ जाए और फिर पैसे निकलवाकर अकाउंट फ्रीज कर दिया। अब चूंकि जेनिफर बैंक में काम किया करती थी तो उसके लिए ये सब करना आसान था। अब बॉब बैग में पैसे लेकर बैंक में जमा करने चला जाता है और इसी बीच कुछ लोग उसके हाथ में भारी बैग को देखकर चोरी के इरादे से उसका पीछा करने लगते हैं और दूसरी तरफ आदि मदन के आदमियों से लड़ने लगता है। वहीं बैंक जेनिफर को 5 करोड़ रुपए दे देती है और उसके बाद पंकज शीला को बता देता है कि मैडम, मैंने सूर्या, स्वाति और बॉब की बातें सुनी थी और वो पैसों को लेकर कुछ प्लान कर रहे थे। इसके बाद वो उन पैसों को लॉकर में रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें सही मौका नहीं मिलता। अब जब कोई रास्ता नहीं होता तो सूर्या सारे पैसे शीला के लॉकर में ही डाल देता है, जिसके बाद जब हायर ऑफिसर्स आते हैं तो वो शीला से इसके बारे में पूछते हैं कि आपके पास इतने सारे पैसे कहां से आए, और इसी दौरान पंकज भी पकड़ा जाता है। इधर हम देखते हैं कि लड़ाई के बीच में अचानक आदि के पास मदन का बॉस आ जाता है जो होता है इस स्टेट का सीएम। असल में उसकी 4 साल की बेटी ने एक प्लेन मांगा था, इसीलिए सीएम ने एयरलाइंस खरीदना चाहा था, लेकिन उसके आदमी मदन के ईगो की वजह से डील बिगड़ गई और एयरलाइंस आदि के नाम हो गई। लेकिन यहाँ आदि सीएम से कहता है कि सर, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आज 5:30 बजे ये एयरलाइंस आपके नाम कर दूंगा और इलेक्शंस में आपकी पार्टी को फंडिंग भी करूंगा। अब हम देखते हैं कि ठीक 5:30 बजे जेनिफर उन 5 करोड़ रुपयों को आदि के अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है और सीएम इसके लिए आदि की बहुत तारीफ करता है। यहाँ आदि को पता चलता है कि जिस आदमी की उसे तलाश थी वो ये सीएम नहीं बल्कि कोई और है, इसलिए वो अपनी तलाश जारी रखता है। उसके बाद आदि सूर्या के पास आता है और कहता है कि मुझे 2 दिन पहले ही ये बात पता चली कि बिन्नी के अकाउंट से वो सारे पैसे उसकी बीवी ने ही चुराए थे और तुम्हें भी ये बात पता थी, लेकिन जेनिफर को बचाने के लिए तुमने मुझसे सच छुपाया। अब असल में बात ये थी कि बिन्नी ने बहुत सारा कर्जा करके रखा होता है और उसके बाद
बाद जब बिन्नी मर गया तो कर्जे वाले जेनिफर और बिन्नी की बहन के पास आकर ये कहने लगे कि ये जो ऑर्फनेज है, ये जमीन है, ये हमारे नाम कर दो। अब बिन्नी के कर्जे को मिटाने के लिए ही जेनिफर और बिन्नी की बहन ने वो पैसे चुराए थे। उन्हें नहीं पता था कि इस बीच बिन्नी मर जाएगा और मामला फंस जाएगा। सूर्य जब जाकर जेनिफर से इसके बारे में पूछता है तो वो सब कुछ सच सच बता देती है और यहाँ सूर्या देखता है कि इस ऑर्फनेज में बहुत सारे अपाहिज लोग हैं और जेनिफर इन्हीं लोगों की केयरिंग करती है। वहीं वो समझ जाता है कि अगर आदि को जेनिफर के बारे में पता चल गया तो ये सारे लोग बेघर हो सकते हैं। इसलिए उन सारी चीजों को सेटल करने के लिए ही सूर्या ने बैंक रॉबरी की। लेकिन यहाँ सूर्या को पता चलता है कि आदि ने बिन्नी के सारे कर्जे को पूरा कर दिया था और उसकी वाइफ से उसके बाद ही पैसे मंगाए थे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर दी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही वीडियो के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।